नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12 की हिंदी। क्लास 12 की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर बाजार दर्शन, जो कि बहुत ही ज्यादा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है। बहुत ही ज्यादा आपको ऐसी नई नई चीजें यहाँ पर पता चल रही हैं जो हमारी रोजमर्रा से जुड़ी हुई बातें हैं। तो आज हम चैप्टर, हमारा लास्ट सेशन में लगभग कंप्लीट हो चुका था। आज हम इस पार्ट का सॉल्यूशन यानी कि पूरी तरह से पार्ट का जो सारांश है और पाठ में जो आए हुए प्रश्नोत्तर हैं उनको हम यहाँ पर आज करने वाले हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए कॉपी पेन पेंसिल लेकर, क्योंकि आज आपने नोट डाउन भी करना है इन प्रश्नों के उत्तर को, क्योंकि लास्ट 2 से 3 सेशन से हम इस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, इसको समझ रहे हैं और इसके जो प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। तो बिल्कुल, चाहे रफ नोटबुक ले लें चाहे फेयर नोटबुक ले लें, आपको नोट डाउन करना है इन प्रश्नों के उत्तर को और कोशिश करें कि एक बार आप खुद से प्रश्नों के उत्तर दे सकें, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर डिस्कस करें। क्योंकि लिखने से उतना ज्यादा जल्दी आपको याद नहीं होता, क्योंकि लिखने से आपको उसको पढ़ना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन अगर आप उस टॉपिक पर डिस्कस करते हैं, उस टॉपिक पर बातचीत करते हैं, तो फिर आप खुद से यानी कि अपने आप से उत्तर दे सकते हैं, अपने आप से उत्तर दे पाते हैं। तो बिल्कुल रेडी हो जाइए, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और समझने का प्रयास भी करेंगे। तो हमने यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है बाजार दर्शन, लेखक परिचय हमने पढ़ लिया था, जैनेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि आज चैप्टर को देखिए, जिस तरह से आज आपको यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ ये सारा सॉल्यूशन, बिल्कुल इसी तरह से आपने अपनी कॉपी में लिखना है। बिल्कुल इसी तरह से आपने चैप्टर को लिखना है अपनी कॉपी में। सबसे पहले आप यहाँ पर जीवन परिचय लिखेंगे, चैप्टर का नाम और लेखक का जीवन परिचय। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। उपन्यासकार जैनेंद्र कुमार का जन्म 1905 में अलीगढ़ में हुआ था। इनके बचपन में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था और इनके मामा के यहाँ इनका पालन पोषण किया गया। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हस्तिनापुर के गुरुकुल में हुई। उच्च शिक्षा काशी विश्वविद्यालय बनारस में ग्रहण की। 1921 ईस्वी में गांधी जी के प्रभाव के कारण इन्होंने पढ़ाई छोड़कर असहयोग आंदोलन में भाग लिया। अंत में ये स्वतंत्र रूप से लिखने लगे। इनकी साहित्यिक सेवा के कारण इन्हें 1984 में इन्हें भारत भारतीय सम्मान मिला। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। इनका देहांत 1990 दिल्ली में हुआ। अब इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। तो उपन्यास जो उन्होंने लिखे हैं वो है परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तबोध। कहानी संग्रह है संग्रह वातायन, एक रात, दो चिड़िया फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह है प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, सोच विचार, समय और हम। साहित्यिक विशेषताएं हैं। हिंदी कथा साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में, हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद के बाद सबसे महत्वपूर्ण कथाकार के रूप में ये प्रतिष्ठित हुए हैं और इन्होंने अपने उपन्यास, अपनी कहानियों के माध्यम से हिंदी में सशक्त मनोवैज्ञानिक कथाधारा का प्रवर्तन किया है। जैनेंद्र की पहचान अत्यंत गंभीर चिंतक के रूप में रही है। इन्होंने सरल एवं अनौपचारिक शैली में समाज, राजनीतिक, अर्थनीति एवं दर्शन से संबंधित गहन प्रश्नों को सुलझाने की कोशिश की है। ये गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित थे। इन्होंने गांधी चिंतन दृष्टि का सरल एवं सहज उपयोग जीवन जगत से जुड़े प्रश्नों के संदर्भ में किया।
ऐसा उपयोग अत्यंत दुर्लभ है। इन्होंने गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा, आत्मसमर्पण आदि को अपनी रचनाओं में मुखर रूप से अभिव्यक्त किया है। भाषा शैली जैनेन्द्र की अत्यंत सरल है, सहज है, भावानुकूल है, जिसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग बहुलता से हुआ है, परंतु तत्भव और उर्दू फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग अत्यंत सहजता से हुआ है। पाठ का प्रतिपाद्य विषय है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो बाजार दर्शन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, ये एक निबंध के तौर पर यहाँ पर लिखा गया है, तो इसमें गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग है। कई दशक पहले लिखा गया ये लेख आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझने के लिए बेजोड़ है। जैनेन्द्र कुमार अपने परिचितों, मित्रों से जुड़े हुए बहुत सारे अनुभव, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस अपने यहाँ पर शेयर करते हुए स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल होकर हम सदा के लिए बेकार हो जाते हैं। अंदाज में तो कई किसांगों की तरह अपनी बात समझाने की कोशिश की है। इस क्रम में इन्होंने केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को नीति शास्त्र बताया है। अब पाठ का सार, क्योंकि चैप्टर वैसे भी हम पूरा पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से चैप्टर को हम समझ चुके हैं, तो पाठ का सार एक बार पढ़कर पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सारांश पाठ का कुछ इस प्रकार से है। लेखक अपने मित्र की कहानी बताते हैं कि एक बार वे बाजार में मामूली चीज लेने गए थे, यानी कि एक बार वो बाजार में बहुत ही मामूली चीजें लेने गए थे, बहुत ऐसी चीजें जो ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है और बहुत ही ज्यादा ऐसी भी नहीं है कि हमेशा मतलब एक बार में खरीदी जाती है, हमेशा खरीदी जाती है छोटी मोटी चीजें, परंतु वापस बंडलों के साथ लौटे, यानी कि काफी सारे बंडल लेकर लौटे। लेखक ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने इसके लिए अपनी पत्नी को दोषी बताया, लेकिन लेखक के अनुसार पुराने समय से पति इस विषय पर पत्नी की ओट लेते आ रहे हैं, यानी कि अगर कुछ इस तरह का काम होता है तो जो पति होते हैं वो पत्नी की ओट लेते हैं, यानी कि एक तरह से वो पूरा इल्जाम कि इन सब का जो रीजन है वो है पत्नी जी हमारी, उनके कहने पर ही ये सारी चीजें हुई है। लेकिन लेखक कहते हैं कि इसमें मनी बैग, यानी कि इसमें मनी बैग अर्थात पैसे की गर्मी भी विशेष भूमिका अदा करती है, यानी कि पैसा एक पावर है और उसे प्रदर्शित करने के लिए हमें बैंक बैलेंस, मकान, कोठी आदि को इकट्ठा किया जाता है कि ये दिखाने के लिए कि हमारे पास कितना पैसा है। उसके लिए क्या होता है, उसके लिए बैंक बैलेंस कितना है, मकान कितना बड़ा है, कोठी कितनी बड़ी है और गाड़ी कितनी बड़ी है, ये सारी चीजें अगर इंसान देखे तो वो बता सकता है कि इसके पास कितना पैसा है, ये कितना अमीर है, ये इसके पास कितने ज्यादा पैसे हैं। तो यहाँ पर पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लेखक कहते हैं कि पैसे की जो परचेजिंग पावर है, इससे प्रयोग से पावर का रस मिलता है। लेकिन यहाँ पे ये सिर्फ कुछ लोगों के साथ है, क्योंकि कुछ लोग तो संयमी भी होते हैं। लेखक ने यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर बात कही है कि कुछ लोग संयमी भी होते हैं जो पैसा जोड़ते रहते हैं तथा पैसे के जुड़ा होने पर स्वयं को गर्वीला महसूस करते हैं, यानी कि अगर पैसा उनके पास है तो अपने आप में उन्हें थोड़ा सा गर्व होता है। क्यों गर्व होता है? क्योंकि उनके पास धन जो है वो एकत्रित करके उन्होंने रखा हुआ। मित्र ने बताया, अब देखिए जब उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि ये क्या है, उन्होंने अपने मित्र से पूछा कि ये क्या है, क्योंकि तुम एक मामूली सामान लेने के लिए गए थे और अभी तुम इतने सारे बंडल लेकर आ रहे हो, तो उन्होंने पूछा ये क्या है। तो उनके मित्र ने कहा, अपने पर्स दिखाते हुए कहा कि सारा पैसा खर्च हो गया है।
यानी कि मित्र की अधिकतर चीजें जो है वो किसके हिसाब से आई हुई थी, परचेजिंग पावर के हिसाब से आई हुई थी। मित्र की जो ज्यादातर चीजें हैं वो परचेजिंग पावर के अनुपात से आई थी, यानी कि पैसा जितना था उसके हिसाब से आई थी। पैसा खत्म तो जो पैसे की पावर है वो खत्म। तो हम पढ़ रहे हैं आपका चैप्टर बाजार दर्शन, और चैप्टर को हम एक बार यहाँ पर अपनी एनसीईआरटी बुक से पढ़ चुके हैं। आज हम चैप्टर को रिवाइज कर रहे हैं और साथ ही पाठ से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर हम सारांश पढ़ रहे हैं और लेखक ने अपने मित्रों की सहायता से, यानी कि अपने मित्रों और अपने जान पहचान वाले लोगों की सहायता से यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल्स से, बहुत सारे उदाहरणों से हमें बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से बाजार का जादू इंसान पर चलता है, बाजार का जादू मनुष्य पर चलता है, और पैसे की जो गर्मी है, पैसे की जो परचेजिंग पावर है वो किस तरह से काम करती है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने अपने एक मित्र का एग्जाम्पल दिया कि वो बहुत ही मामूली सी चीज लेने के लिए बाजार गए हुए थे, लेकिन लास्ट में वो बहुत सारे बंडल लेकर घर पहुंचते हैं, और जब उनके मित्र, जब उनसे लेखक पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कहते हैं, वो सारा इल्जाम जो है अपनी पत्नी पर डाल देते हैं। वो कहते हैं कि ये इनका काम है, लेकिन लेखक कहते हैं कि इसके अलावा भी एक जो पैसा है अर्थात मनी बैग है, उसकी परचेजिंग पावर भी है ये, यानी कि मित्र ने अधिकतर चीजें अपनी उस परचेजिंग पावर के कारण ही खरीदी हैं। अगर उसके पास पैसा ना होता तो चाहे उनकी पत्नी कितना भी कहती, चाहे कुछ भी करती, कहाँ से वो चीजें खरीदी जाती, चीजें उतनी ही खरीदी गई जितना पैसा था, पैसा खत्म, चीजें नहीं खरीदी गई। तो इस तरह से लेखक कहते हैं कि फालतू की चीज खरीदकर प्रमुख कारण बाजार का खरीद का प्रमुख कारण बाजार का आकर्षण है। कई बार हम अनावश्यक चीजें भी खरीद लेते हैं, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो चीजें भी हम खरीद लेते हैं, और इसका रीजन होता है बाजार का जादू। यानी कि जब हम बाजार जाते हैं और हमारा मन अगर खाली होता है तो क्या होता है कि हम समझ नहीं पाते आखिर हम बाजार लेने क्या आए हैं, आखिर हमें लेना क्या है, और हमारी नजर उन चीजों पर पड़ती है जो हमें सुंदर लगती हैं देखने में, जो हमें अच्छी लगती हैं, जो हमें लगता है कि यार मेरे पास पैसे हैं और इतने में ये आ जाएगी। तो ये सब है कि ये फालतू की चीज खरीदने का प्रमुख कारण है बाजार का आकर्षण। मित्र ने इसे शैतान का जाल बताया है। लेखक के जो मित्र हैं उन्होंने बाजार के इस आकर्षण को, बाजार के इस जादू को शैतान का जाल बताया है। उन्होंने कहा है ये ऐसा सजा होता है, कौन, बाजार, कि बेहया ही इसमें नहीं फंसता। जो कोई ऐसा बेहया होगा जो इसमें नहीं फंसता होगा, वरना हर कोई बाजार के जादू में फंस जाता है आखिरकार। बाजार अपने रूप जाल से सबको उलझाता है, इसके आमंत्रण में आग्रह नहीं है, यानी कि कोई आवाज देकर नहीं बुलाता, ये आपसे कोई आग्रह नहीं करता, इसका तो मूक आमंत्रण होता है। जितने भी ऊंचे बाजार होते हैं, जितने भी आप देखेंगे, आप किसी बड़ी मार्केट में जाइए, वहां पर जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, बड़े बड़े मॉल्स होते हैं या बड़े बड़े मार्ट्स होते हैं, वहां पर कभी भी दरवाजे पर खड़े होकर कोई भी सेल्समैन आपको ये नहीं कहता आइए आइए ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए, सामान ले लीजिए, ये ले लीजिए ये ले लीजिए, या 10 रुपए के दो, 20 रुपए के दो, ऐसा कोई नहीं कहता। उसका मूक आमंत्रण होता है। वो इस तरह से अपने बाजार को सजाकर रखते हैं, बाजार इस तरह से अपनी आकर्षण शक्ति से आपको बुलाता है कि आप रोके भी नहीं रुक पाते हैं। देखिए, आप किसी मॉल में जाते हैं, किसी बड़े स्टोर में जाते हैं, तो अगर आप लेने गए हैं 2 से 3 चीजें, तो आप वहां पर, क्योंकि जो मॉल होते हैं या बड़े स्टोर होते हैं, वहां पे क्या होता है, सारी चीजें एक साथ होती हैं। फिर बाजार में फिर भी आप जाएंगे तो हर दुकान में चीजें अलग अलग होती हैं। देखिए, शूज की दुकान अलग होती है, कपड़ों की दुकान अलग होती है, बर्तन की दुकान अलग होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान अलग होती है, या स्कूल यूनिफॉर्म की, या बाकी पूजा की, या फल फ्रूट की, हर चीज की दुकान अलग होती है। लेकिन आप इसी की जगह आप किसी बड़े मॉल में चले जाओ, किसी बड़े स्टोर में चले जाओ, तो या किसी बड़े मार्ट में चले जाओ, तो क्या होता है, ये सारी चीजें आपको
आपको एक साथ मिलती है। और उसमें क्या होता है कि जो ये बड़े बड़े बाजार होते हैं इनका मूक आमंत्रण होता है। यहाँ पर कभी भी कोई आपको जबरदस्ती नहीं कहता कि ये ले लो ले लो ले लो ले लो, इनका मूक आमंत्रण होता है और ये आपको बिल्कुल अपनी ओर आकर्षित करते हैं, ये इच्छा जगाते हैं और जब आपके अंदर इच्छा जग जाती है तो आपको चीजों की कमी महसूस होने लगती है। आप देखते हैं अरे वाह ये तो बड़ी सुंदर चीज है, ये तो मेरे पास नहीं है, इसे तो लेना ही चाहिए। तो ये चीजें फिर चीजों की कमी महसूस कराती हैं और चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देता है। एक तो उसको इस चीज की चाह है और दूसरा उसके पास उस चीज का अभाव है, तो चाह और अभाव मनुष्य को पागल कर देती है। असंतोष, तृष्णा व इच्छा ईर्ष्या से मनुष्य सदा के लिए बेकार हो जाता है। आप देखिए एक मित्र का एग्जाम्पल उन्होंने इस तरह से दिया, अब दूसरे मित्र का एग्जाम्पल देते हैं कि लेखक का दूसरा मित्र दोपहर से पहले बाजार गया था और शाम को खाली हाथ घर लौटा है। एक मित्र का तो उन्होंने बताया कि वो कुछ मामूली सामान लेने गया था लेकिन वो भरकर लाया है पूरे बंडल के बंडल। लेकिन दूसरा मित्र जो है वो बाजार दोपहर से पहले गया था लेकिन शाम होते होते भी वो बाजार से खाली हाथ आया है। और इनसे भी फिर से लेखक ने पूछा कि क्या है आप तो सामान लेने गए थे फिर खाली हाथ क्यों लौटाए। तो उन्होंने बताया कि बाजार में सब कुछ लेने योग्य था, बाजार में सब कुछ लेने योग्य था परंतु कुछ भी ले नहीं पाया, क्योंकि बाजार में कोई भी चीज आपको बेकार नहीं लगेगी। आपको लगेगा जैसे कि मैंने कहा जब आप किसी बड़े मॉल या स्पेंसर या मार्ट में जाते हैं तो क्या होता है सारी चीजें आपको लगी हुई मिलती हैं और उस टाइम आपको लगता है कि ये भी मेरे घर पे नहीं है, ये भी मेरे पास नहीं है, ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, वो भी नहीं है। इससे क्या होता है, इससे आपके अंदर एक तरह से इच्छा जागृत होती है और फिर आपको चाह और अभाव आपके अंदर आ जाता है। लेकिन कुछ लोग इस पे कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो लेखक अपने दूसरे मित्र का एग्जाम्पल देते हैं कि वहां पर वो कह रहे हैं कि वहां पर सब कुछ लेने योग्य था लेकिन मैं कुछ ले नहीं पाया, क्योंकि सामान देखिए सबकी नीड्स के हिसाब से होता है, जरूरत के हिसाब से होता है। तो सब कुछ वहां पर था लेकिन मैं कुछ ले नहीं पाया क्योंकि वहां की एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना। एक वस्तु को लेने का मतलब था दूसरी को छोड़ देना, क्योंकि बहुत सारे पैसे नहीं थे, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव वो चीजें थी और एक को अगर छोड़ दिया तो एक को अगर ले लिया तो दूसरा छोड़ना लेखक को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अब लेखक कहते हैं अगर अपनी चाह का पता नहीं है तो सब और की चाहें हमें घेर लेती है। अगर हमें अपनी चाह का नहीं पता है तो जो बाकी और की जो चाहें हैं वो हमें घेर लेती हैं। ऐसे में कोई परिणाम नहीं होता। बाजार के रूप का जादू है, यह तभी असर करता है जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है। बाजार का जादू तभी असर करता है जब जेब भरी होती है और मन खाली होता है। यह मन व जेब खाली होने पर भी असर करता है। अक्सर ये मन व जेब खाली होने पर भी असर करता है। खाली मन को बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं। जो खाली मन है यानी कि अगर आप सोच के नहीं गए हैं कि आप बाजार क्यों जा रहे हैं, आपको क्या लेना है, तो ये भी इसको भी बाजार की चीजें निमंत्रण देती हैं और फिर सब चीजें खरीदने का मन करता है। इस तरह से लेखक कहते हैं जादू उतरते ही फैंसी चीजें आराम नहीं खलल ही डालती हैं। इनमें स्वाभिमान व अभिमान बढ़ता है। जादू से बचने का एकमात्र उपाय है कि बाजार जाते समय खाली मन ना जाएं। मन में लक्ष्य हो तो बाजार आनंद देगा। अगर आप किसी लक्ष्य से, किसी एम्स को लेकर बाजार जा रहे हैं, कोई ऐसा सामान आपने लेना है, उसके लिए आप बाजार जा रहे हैं, तो आपको अच्छा लगेगा जब आप सामान खरीदेंगे। आपसे कृतार्थ होगा बाजार, क्योंकि बाजार की कृतार्थता है आपके काम आना, समय समय पर आपके काम आना। मन खाली रहने का मतलब ये नहीं है कि मन बंद करना। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है।
यानी कि लेखक कहते हैं मन तो बलात् बंद करना हठ योग है, मन को बलात् बंद करना हठ योग है। वास्तव में मनुष्य अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लेना चाहिए, वास्तव में मनुष्य को अपनी अपूर्णता स्वीकार कर लेनी चाहिए, क्योंकि सच्चा कर्म सदा इसे पूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः मन की भी सुननी चाहिए, क्योंकि वह भी उद्देश्यपूर्ण है। मन मानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। लेखक के पड़ोस में भगत जी रहते थे। अब देखिए यहाँ पर चूरन का एग्जाम्पल दिया था कि किस तरह से वो चूरन बेचते थे और उनका रोज का उनका एक ही अपने जीवन का लक्ष्य था कि उन्हें टोटल 6 आने कमाने थे दिन भर में। टोटल उन्हें 6 आने कमाने थे दिन भर में। इससे ज्यादा की चाह उन पर नहीं थी, क्योंकि उन पर बाजार का जादू नहीं चल सका। वे निरक्षर थे, बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते थे। उनका मन अडिग रहता था। पैसा भीख मांगता है कि मुझे ले लो। वह निर्मम पैसे को अपने इस आहत गर्भ में बिलखता छोड़ देते हैं। पैसे में व्यंग शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास धूल उड़ाती मोटर चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है, वह अपने जन्म तक को कोसने लगता है, परंतु यह व्यंग चूरन वाले व्यक्ति को कोई असर नहीं करता। लेखक ऐसे बल के विषयों में कहते हैं कि यह कुछ अपर जाति का तत्व है, जो लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक कहते हैं। देखिए लेखक अब यहाँ पर क्या कहते हैं, लेखक कहते हैं कि बाजार को सार्थकता केवल और केवल मनुष्य दे सकता है। बाजार को सार्थकता केवल मनुष्य दे सकता है। कैसे? क्योंकि मनुष्य ने क्या करना है, मनुष्य ने जरूरी चीजें खरीदनी है और उन जरूरी चीजों से क्या होगा, एक तरह से बाजार को उसका सही अर्थ पता होगा। देखिए काफी यहाँ पर डिस्कस हम कर चुके हैं अपने चैप्टर को, और मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लियर भी हो चुका होगा अभी तक। तो अब हम यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए जो प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पर करेंगे। चैप्टर आपका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, तो बिल्कुल रेडी हो जाइए। आप इनको कॉपी में भी लिख सकते हैं। आपको गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर देना है। तो जो ये पहला प्रश्न है इसका उत्तर तो आप स्वयं से लिख सकते हैं कि उनका आश्रय था। देखिए ये गद्यांश है और इससे दिए गए प्रश्न हैं यहाँ पर, तो ये आप कर सकते हैं स्वयं से। लेखक के अनुसार पत्नी की महिमा का क्या कारण है? सामान्य लोग अपनी परचेजिंग पावर का प्रयोग किस तरह से करते हैं? आपके अनुसार स्त्री की आड़ में किस सच को छिपाया जा रहा है? सामान्यतः संयमी व्यक्ति क्या करते हैं? इस तरह से अगला प्रश्न है, देखिए ये पूरा उत्तर है। अगला प्रश्न है, मैंने मन में कहा ठीक, बाजार निमंत्रण करता है, आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप किसके लिए है? मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी खरीदने में क्या हर्ज है, देखने में क्या हर्ज है? अजी आओ भी। इस निमंत्रण में यह खूबी है कि आग्रह नहीं, आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है और उससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव जगता है। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफी नहीं है, क्योंकि जब वो चौक बाजार में खड़ा होता है तो वो बहुत सारी चीजों को देख रहा होता है अपने आसपास, तो उसको लगता है कि मेरे पास जो कुछ है वो काफी नहीं है, वो तो बहुत कम है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर अगला है, गद्यांश में आरंभ में बाजार ग्राहक से कह रहा है कि आओ मुझे लूटो, सब भूल जाओ, मुझे और मेरे रूप किसके लिए है? अगला है, चाह का मतलब अभाव क्यों कहा गया है? चाह का अर्थ है इच्छा, जो बाजार के मुख आमंत्रण से हमें अपनी ओर आकर्षित करती है और हम भीतर महसूस करके सोचते हैं कि आह कितना अधिक है और मेरे यहाँ कितना कम, इसीलिए चाह का मतलब है अभाव। अगला है यहाँ पर, बाजार आदमी की सोच को बदल देता है, गद्य के आधार पर स्पष्ट कीजिए। देखिए बाजार जब आदमी जब बाजार जाता है तो वहां की चकाचौंध से प्रभावित होकर वो हुए बिना वह नहीं रह पाता। बाजार में अपरिमित फ्रैंक देवक वास स्वच्छता
है उनके पास कनान कप्पा है, इस प्रकार बाजर उसी में सच बतलाव देता है। बाजार के चौक के बारे में क्या बताया गया है? बाजार के चौक के बारे में हमें बताया गया है कि विकल और पागल कर सकता है, वो हमें विकल और पागल कर सकता है। असंतोष, तृष्णा, ईर्ष्या से घायल मनुष्य को सदा के लिए बेकार कर देते हैं। इस तरह से अगला प्रश्न है, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह से काम करता है। देखिए, इस पर हम डिस्कस कर चुके थे, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हैं। बाजार का जादू आंख की राह से किस तरह का काम करता है? देखिए, वह रूप जादू जो होता है आंख की सहायता से काम करता है, यानी कि जब हम उसे देखते हैं, जब उसे हम सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे अंदर एक उसके प्रति एक तरह से चाह जग जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि आप भी बाजार के जादू में फंसे हैं, अपना अनुभव लिखिए और खरीदिए। तो देखिए, यहाँ पे आपने जो इस चैप्टर को पढ़ा, तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? इसमें हमने पढ़ा कि जो बाजार चौक है, जो बाजार है, वहाँ पर जो एक चीज है वो आंख की राह की तरह काम करता है, ठीक है। और वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर चलता है, वैसे ही जादू की भी मर्यादा है, ठीक है। तो देखिए, देख सकते हैं आप, बहुत ही ज्यादा सरल प्रश्न है, बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा आसान है। तो अगर आप चाहें तो पाठ से आप अपनी कॉपी में इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं, पाठ से पढ़कर। अगर जिन बच्चों ने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, समझा होगा, तो उनके लिए बहुत ही आसान, बहुत ही सरल होगा ये पाठ करना, इस पाठ के प्रश्नोत्तर करना। फिर भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो हम उसे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से जैनेंद्र कुमार जी द्वारा लिखा गया हमारा चैप्टर बाजार दर्शन कंप्लीट हो चुका है। हमने पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी कुछ यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं, और पाठ को तो हम पिछले लास्ट 3 सेशंस से यहाँ पर पढ़ रहे हैं, काफी कुछ रिवाइज कर चुके हैं, तो आपके लिए प्रश्नों के उत्तर देना ज्यादा कठिन नहीं होगा। फिर भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, चैप्टर समझ में नहीं आया है, या पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर नोटबुक में करने में कोई दिक्कत आ रही है, तो नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा उसमें हम सबसे पहले अपने डाउट्स क्लियर करेंगे, उसके बाद हम अपने नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।